हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के हिंदी माध्यम के इस क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के फिजिक्स के पहले चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। आप लोग अगर इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से चार्ज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा कि चार्ज के बारे में 9th 10th में आप लोगों को बताया गया होगा, पर यहाँ पर हम लोगों को बेसिक जानकारी चार्ज के बारे में शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। तो जैसे कि तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि विद्यमान है, दुनिया में विद्यमान है, लेकिन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। लोगों ने आविष्कार नहीं किया है आवेश का, खोज किया है। आवेश था पहले से। तो जैसे कि सबसे पहले थेल्स ने, यूनानी फिलासफर थेल्स ने ये देखा कि जब अंबर नाम के पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि जिससे वो अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन आया जिसके कारण ये गुण आ गया कि चीजों को आकृष्ट करे। उसके पश्चात ब्रिटिश साइंटिस्ट गिलवर्ट ने ये देखा कि केवल अंबर ही नहीं और बहुत ढेर सारे ऐसे पदार्थ हैं कि जिनमें इसी प्रकार का गुण आ जाता है। उन्होंने ये बताया कि जैसे अगर ग्लास को हम ऊन से रगड़ें तो ग्लास पे ऐसा गुण आ जाता है कि वो अन्य चीजों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। कुछ समय पश्चात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो ये तो बहुत पहले लोगों को जानकारी थी, इतनी जानकारी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि यह गुण कैसे आता है और क्यों आता है। तो आवेश क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, 9th 10th में आप पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान, किसी वस्तु में द्रव्य है, द्रव्य की मात्रा जो है, इसके कारण इसमें द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान किसी वस्तु का मूल गुण है। वैसे ही आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ का मूल गुण है जिसके कारण उसमें किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। कहने का मतलब हम बनाए नहीं है, ये ऑलरेडी मौजूद है आवेश। तो आवेश सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। आवेश क्या है? आवेश यानी आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का मूल गुण होता है। मूल गुण यानी ये है विद्यमान, मूल गुण होता है जिसके कारण किसी वस्तु में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आता है। प्रतिकर्षण का गुण आता है। यानी कि आवेश जो है किसी पदार्थ में विद्यमान है। तो जो सब थेल्स ने देखा, जो गिलवर्ट ने अध्ययन किया और जिसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, तो इन्होंने केवल नामकरण किया। जैसे कि अगर गिलवर्ट ने कहा कि यह वस्तु आवेशित हो गई, पर आवेशित होने में हुआ क्या है ये गिलवर्ट को नहीं मालूम था, ये थेल्स को नहीं मालूम था। आधुनिक संकल्पना के आधार पर हम चार्ज को समझ सकते हैं और आधुनिक संकल्पना में परमाणु संरचना के आधार पर हम आवेश को समझेंगे। जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि परमाणु संरचना के बारे में फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी हमें मालूम है कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है, अतः परमाणु उदासीन होता है। जैसे ये बात हमको समझना है कि आवेश आया नहीं कहीं से, आवेश ऑलरेडी है किसी पदार्थ में, परंतु
प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो जितना एक प्रोटॉन पर जितना धन आवेश है एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश है, तो कुल धन आवेश जितना है उतना ही कुल ऋण आवेश है। इस प्रकार परमाणु उदासीन है। अब यदि किसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंस पैदा कर पाए, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर ना रह जाए, तो नेट चार्ज वस्तु पर आ जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि नाभिक में परिवर्तन करना बहुत आसान नहीं है। केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं कि सारे रिएक्शन जो है अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। कभी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना लेता है, कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है तो एक धन आयन एक ऋण आयन बन जाता है, वैद्युत संयोजक बंध बनता है। अर्थात ये कहने का मतलब है कि हम नाभिक में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब रही बात एक कि या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाएगा या इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराया जाएगा। तो ध्यान दें इस बात पर कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर थे, यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, जितना धन आवेश प्रोटॉन के कारण है उतना ही इलेक्ट्रॉन के कारण ऋण आवेश है। अब अगर हम किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को इससे निकाल लें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, यानी ऋण आवेश कम हो जाएगा, तो इस परमाणु पर धन आवेश आ जाएगा। अगर किसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रवेश करा दें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या कम रहेगी, नेट धन आवेश आ जाए ऋण आवेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आने से ऋण आवेश और इलेक्ट्रॉन के जाने से धन आवेश। अर्थात जितना भी धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। परमाणु उदासीन है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम इससे निकाल देंगे तो ऋण आवेश कम आ जाएगा, नेट धन आवेश आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा तो नेट ऋण आवेश आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया, यानी कैसे आवेशन होगा, जैसे आवेशन होगा घर्षण द्वारा। जैसे थेल्स ने अगर अंबर को ऊन से रगड़ा था तो कुछ इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित हो गए से एक से दूसरे पर। गिलबर्ट ने जब ग्लास को सिल्क से रगड़ा तो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क पर चले गए। तो इस प्रकार आवेश आया। आवेश कहीं से बनाया नहीं गया है, आवेश उस परमाणु में मौजूद है। केवल धन और ऋण आवेश बराबर होने के नाते परमाणु उदासीन था। जब ऋण आवेश को कम कर देते हैं तो नेट वो धन आवेशित हो जाता है, और जब ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन और ले आते हैं तो नेट इस पर ऋण आवेश आ जाता है। जैसे अगर ये हम कहें कि अगर इस मार्कर को हम धन आवेश देते हैं तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप ये समझ सकते हैं धन आवेश देने का मतलब ये नहीं कि हम कोई चीज लाकर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। धन आवेश देने का मतलब ये है कि हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और यू नो द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। धन आवेश देने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला गया। अगर इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो द्रव्यमान में क्या आएगा? कमी आएगी। अर्थात किसी भी वस्तु को धन आवेश देने पर उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। अब एक बात तो ये निश्चित हो गई कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो धन आवेश आएगा। पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर क्या होगा? पहली बात, निकल जाने पर पदार्थ पर धन आवेश आता है। क्या आता है? धन आवेश आता है। और दूसरी बात यह है, अगर पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन और आ जाए, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन और आ जाने पर
इलेक्ट्रॉन आ जाने पर पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। अब कितना धन आवेश आएगा या कितना ऋण आवेश आएगा, धन या ऋण आएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन के निकलने या इलेक्ट्रॉन से आने से निर्धारित होगा। पर कितना आवेश होगा, यदि किसी पदार्थ से n इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, यानी कि अगर n इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जो चार्ज आएगा वो Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम प्लस लिखेंगे, यानी अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो Q बराबर प्लस Ne, और अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो Q बराबर माइनस Ne, यानी उतना ही आवेश आएगा। अब जैसे अगर हम कहें कि एक पदार्थ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया, किसी पदार्थ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उस पर कितना आवेश आएगा? Q जो है ये कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो धन आवेश आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये इतना आवेश आ जाएगा, ये धन आवेश आएगा। और अगर यही इलेक्ट्रॉन आ गया होता तो जितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उससे हम ऋण आवेश, ये पता लगेगा कि इस पर ऋण आवेश आ गया। तो इस प्रकार हम किसी पदार्थ पर धन आवेश आएगा या ऋण आवेश आएगा, कितना आएगा, ये हम निर्धारित कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो हम एटम की बात कर रहे हैं, एटम में आवेश है लेकिन वो उदासीन है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धन आवेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ऋण आवेश आएगा। और प्रयोगों द्वारा ये देखा गया, जैसे कि अगर हम दो ग्लास की राड ले, दोनों ग्लास की राड को हम सिल्क से रगड़ दें तो फ्रिक्शन के कारण ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले जाएंगे, यानी जो ग्लास राड है वो धनावेशित हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी ग्लास राड अगर हमने उसे भी सिल्क से रगड़े और दोनों को नजदीक लाएं तो हम देखेंगे, दोनों को नजदीक लाने पर हम देखेंगे कि दोनों ग्लास की राड आपस में प्रतिकर्षित होती है। तो प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि समान आवेश अगर हम नोट लिखें इसमें, नोट समान आवेश प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। ये प्रयोगों द्वारा पता लगा। अभी हम इसके बाद कूलम्स लॉ जब पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है। नोट में लिख रहे हैं समान आवेश प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। अब एक बात और है, आवेश संरक्षित होता है, यानी आवेश ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, ये एक से दूसरे पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम, यानी आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है।
परंतु इसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हो सकता है। यानी ये अगर हम प्रयोग को देखें कि अगर हम ग्लास की रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं तो ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले जाते हैं। मान लीजिए कि ग्लास से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर धन आवेश आएगा और 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन सिल्क पर आ जाएंगे, तो सिल्क पर क्या होगा, ऋण आवेश आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो विशेषकर यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए ये बताया जा सकता है इसमें कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का क्वांटीकरण क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। आप अगर ध्यान से इस बात को देख रहे हैं तो ये आप समझ रहे हैं कि अगर ग्लास को सिल्क से रगड़ा जाए तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 ट्रांसफर होगा या 3 ट्रांसफर होगा। कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर हो सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर हो सकता। इसका मतलब चार्ज जो है वो मनमाने ढंग का नहीं हो सकता। चार्ज को मनमाने ढंग से वितरित नहीं किया जा सकता या विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा या इसी का पूर्ण गुणक होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आवेश को मनमाने ढंग से जो हम चाहे वही आवेश कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आवेश को मनमाने ढंग से विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। आवेश या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम अथवा इसका पूर्ण गुणक होगा, अथवा इसका पूर्ण गुणक होगा, अथवा इसका पूर्ण गुणक होगा। यानी आवेश क्या होगा, या तो प्लस माइनस ई होगा या प्लस माइनस 2e होगा या प्लस माइनस 3e होगा। ऐसे ये हो सकता है, कभी भी 1.2e, 1.5e, 6.9e इस तरीके से नहीं हो सकता। जैसे कि आप देखें कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आएगा। चाहे 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर उसके बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो या तो इतना चार्ज आएगा या फिर इतना आ जाएगा, इसके बीच में कोई चार्ज नहीं हो सकता। तो यही बात कहा गया कि चार्ज को मनमाने, यही बात प्लांक ने एनर्जी के लिए कहा था। एनर्जी को सतत रूप से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, एनर्जी को छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों, जिसे क्वांटा कहा गया है, तो उन्होंने एनर्जी का एक फिक्स अमाउंट बनाया था कि उससे कम एनर्जी नहीं हो सकती। तो एनर्जी या तो उतना या उसका पूर्ण गुणक ही हस्तांतरित हो सकती है। वैसे ही आप इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो विभाजित नहीं हो सकता। तो या तो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित होगा या 2 इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित होगा।
इस प्रकार जो आवेश होगा वह या तो ई के, और ये प्लस माइनस क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्लस आवेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो माइनस आवेश आएगा। पर आवेश या तो ई यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर प्लस माइनस 2e 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये मनमाने ढंग से नहीं बढ़ सकता, या तो ई होगा या इसका पूर्ण गुणक होगा। तो ये बेटा चार्ज का कॉन्सेप्ट था। इस प्रकार हम चार्ज को समझ सकते हैं कि पहले कैसे लोगों ने सोचा, बाद में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसे इस आवेश को समझाया गया। अब अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर दो चार्ज आपस में एक पास रखे हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो ये बल कितना होगा और कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम लोग कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।